नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल अपने यूट्यूब चैनल पे। सभी लोगों को पता है कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। मैं आपको पहले बता देता हूं कि अभी टेस्ट सीरीज लगभग में 1 महीने से चल रही है और अभी आपके एग्ज़ाम तक 10 पेपर मैंने सेट किए हैं, ताकि 10 पेपर अगर आप अपनी तैयारी की गति पहचान सकते हैं कि हमारी तैयारी का लेवल क्या है और किस प्रकार से हमको तैयारी करनी चाहिए, उस लेवल के मैंने प्रश्न आपके सामने रखे हैं। आज भी आपके सामने एक सेट लेके आया हूं मैं, पूरा 100 प्रश्नों का होगा, इसमें गद्यांश भी होंगे। आप इससे अपनी तैयारी अच्छी से जांच सकते हैं कि हमारी तैयारी का लेवल क्या है और इस 100 प्रश्नों में आपको करना क्या है। कॉपी पेन लेके बैठना है। बहुत सारे फैक्ट्स इसमें रखा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है, ताकि टेस्ट तो आप मान के चलें ही, इससे ये भी चलें कि इसमें बहुत कुछ आपको नई जानकारी और उसके साथ में सब कुछ मिलने वाला है। तो एक पेन कॉपी लेके बैठें और उसमें ये एक काम करें कि कौन सा उत्तर सही है, यानी कितने प्रश्न सही हुए आपके। अगर आप, मैं ये वादा करता हूँ, 100 में 60 प्लस जा रहे हैं तो आप वहाँ 70 प्लस ज़रूर होंगे एग्ज़ाम में, ये मेरा वादा है। मगर हाँ, कब? जब आप सही से इसकी एक पेपर को देखेंगे, जिस प्रकार से आपको लेवल ही प्रश्नों का समझ में आ रहा होगा कि क्या है। तो पहला प्रश्न मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ठीक है, देखते हैं क्या प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न आपका है कि आर्य भाषाएं पूछा है कि भाषाओं के संदर्भ में कथन कौन सा। देखो, संपूर्ण पेपर है ये, 1 से 10 यूनिट हैं उसमें, और ऐसे कोई यूनिट नहीं जहाँ से मैंने प्रश्न नहीं उठाए हैं, सभी जगह से प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि आर्य भाषाएं सबसे पहले आर्य भाषाओं के संदर्भ में देखो क्या है कि इस भाग में संस्कृत, प्राकृत, उससे निकली हुई भारतवर्ष की प्रचलित आर्य भाषाएं, अंग्रेजी, फारसी, यूनानी, लैटिन आदि भाषाएं। यानी आपको ये बताना है कि आर्य भाषाएं क्या ये सही हैं कि इसमें अंग्रेजी, फारसी, यूनानी, लैटिन भाषाएं हैं। दूसरी बात करते हैं सामी भाषाएं। इस भाग में इब्रानी, अरबी, हफ्सी भाषाएं हैं, ठीक है। तुरानी भाषाएं, इस भाग में मुगली है, चीनी है, जापानी है, द्राविड़ी और दक्षिणी हिंदुस्तानी की भाषाएं, तुर्की आदि भाषाएं इसमें हैं। ये सी ऑप्शन। और डी हमारा चौथा ऑप्शन है कि आज्ञा शब्द तद्भव है। आपको बताना है कि आज्ञा शब्द तद्भव है कि नहीं है, ठीक है। तो ये बताना है केवल 1 2 3 सही है, केवल 2 3 4 सही है, केवल 1 3 4 सही है, या केवल 4 सही है, कौन सा सही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। देखो, याद रखना कि आज्ञा जो शब्द है ये तद्भव नहीं है, ये तत्सम है, ठीक है, ये तत्सम है, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है शब्द आपके 1 2 3 4। अब इसमें जो मेन पॉइंट क्या है कि सबसे पहली बात तो आपका ये उत्तर आता था, आपने एक उत्तर सही कर दिया, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात, आपको अपनी पेन कॉपी में लिखना है, इससे बाहर नहीं पूछता है कि आर्य भाषाएं कौन सी हैं, सामी भाषाएं कौन सी हैं, तुरानी भाषाएं कौन सी हैं। आपके सामने मैंने नोट करके लिख के दे दिया है, आप उसको कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है, ठीक है। मूर्धन्य वर्ण चा छा झा होते हैं, मोष्ठ पापा पा मा बा होते हैं, और कंठ का खा गा होता है, या वर्त नाला सा होता है। तो इंपॉर्टेंट याद रखना, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कि मूर्धन्य वर्ण चा छा नहीं होते हैं। टा है, ठा है, डा है, ढा है, यानी जो टा वर्ग होता है ये हमारा मूर्धन्य वर्ण होता है। तो ए फॉर अहमदाबाद उत्तर इसका सही है। आपको बताना है कि पहाड़ी हिंदी उपभाषा के संदर्भ में आपको विचार करना है। पहाड़ी हिंदी के संदर्भ में देखते हैं। पहाड़ी हिंदी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में कुमाऊं तथा गढ़वाल में बोली जाती है, ठीक है। पहाड़ी हिंदी पर आर्य भाषा, संस्कृत, तिब्बती, चीनी तथा खस का भी प्रभाव रहा है। इसकी साहित्यिक परंपरा नहीं मिलती है। इस उपवर्ग की बोलियों में निर्नुनासिक स्वरों की प्रधानता है। इसकी बोलियां प्रायः ओकारांत होती हैं तथा घोड़ों, कालो, चल्यो आदि ठीक है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। बताना है इसमें कौन सा प्रश्न आपका ऑप्शन सही है, पहाड़ी हिंदी के संदर्भ में आपको बताना है, ठीक है। तो अब ये बात थोड़ा समझना कि बाकी चारों ऑप्शन इसके सही हैं, ठीक है। 1 2 4 5 इसका उत्तर सही है, केवल 1 2 4 5 सही है। अब देखो बात क्या है, मैंने पहाड़ी हिंदी के संदर्भ में सारी बातें रख दी कि सबसे पहली बात तो पहाड़ी हिंदी कहाँ बोली जाती है, कुमाऊनी और गढ़वाल में बोली जाती है, सही है। पहाड़ी हिंदी पर आर्य भाषा, संस्कृत और तिब्बती, चीनी तथा खस का भी प्रभाव है और इसकी साहित्यिक परंपरा नहीं मिलती, ये बात सही है। इस तीसरा देखते हैं, जो इस उपवर्ग की बोलियां निर्नुनासिक स्वरों की प्रधानता। याद रखना इसमें निर्नुनासिक नहीं, सानुनासिक है, यानी अनुसार के सहित है। यहाँ पे देखो 2 होता है, एक होता है
अनुनासिक शब्द, एक होता है निर्नुनासिक। बात समझना, एक होता है अनुनासिक और एक होता है निर्नुनासिक। ठीक है, अनुनासिक जैसे शब्द मैंने लिख दिया चांद, ठीक है, इसके ऊपर चंद्र बिंदु इसीलिए अनुनासिक शब्द हो गया। निम्नासिक जिस पे मैंने लिख दिया कमल, ठीक है, ये इसमें देखो कोई शब्द मैंने ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगाया है, तो इसको कहते हैं निर्नुनासिक। तो पूछा इस वर्ग की बोलियों में निर्नुनासिक स्वरों की प्रधानता रहती नहीं है, अनुनासिक शब्दों की प्रधानता रहती है। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 4, 5 सही है। अनुच्छेद 348 पूरे 8 क्वेश्चन इसमें भाषा विज्ञान के होंगे। 8 का मैंने सबका टारगेट लिया है, सब जगह से लिया है। अनुच्छेद 348 के बारे में विचार करना है कि जब तक संसद विधि द्वारा कोई और उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की उसकी सभी कार्रवाइयाँ हिंदी में होंगी। ये पहला कथन 348 के बारे में। संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी विधेयक उनके प्रस्तावित संशोधन होंगे, ये भी ठीक है। आगे देखते हैं, तीसरा है संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियम राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश अंग्रेजी में होंगे। ठीक है, एक पॉइंट यह आ गया। चौथा है कि संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन जारी किए गए सभी आदेश, नियम, विनियम और उपविधियां अंग्रेजी में होंगे। एक बात। दूसरा है कि इसी अनुच्छेद में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए हिंदी भाषा या उससे राज्य में मान्य भाषा का प्रयोग जो है प्राधिकृत कर सकता है। तो आप लोग इसका उत्तर जल्दी से जल्दी दें। बताएं। बिल्कुल, कौन सा भाई इसका उत्तर सही है? 2, 3, 4, 5 सही। ऑप्शन नंबर इसका जो उत्तर है वो है बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन है, इम्पॉर्टेंट है। आप देखते हैं कि कौन कौन सा इसमें गलत है। पहला क्यों गलत है, इसमें देखो क्वेश्चन आपको देखना है कि जब तक संसद विधि द्वारा कोई और उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की सभी कार्रवाइयाँ हिंदी में होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी शब्द नहीं था। जब तक संसद, ये क्वेश्चन इसमें क्या है, देखो यहाँ पे दिया है कि हिंदी में नहीं, अंग्रेजी की बात हुई थी यहाँ पे। आपको ये बात याद रखना है कि अंग्रेजी में, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कि जब तक संसद विधि द्वारा और कोई उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की सभी कार्रवाइयाँ किस में होंगी? हिंदी में होंगी। वेरी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो इसकी इसीलिए 2, 3, 4, 5 उत्तर सही है इसका, बाकी गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि मैं कुंजी कहता हिंदी को खुलता जिससे सामूहिक मन। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, क्या है भाई? कि मैं कुंजी कहता हिंदी को खुलता जिससे सामूहिक मन, क्षेत्रवृत्ति से उठकर ही हम कर सकते जन राष्ट्र संगठन। हिंदी के बारे में यह कथन किसका है? बहुत अच्छा कथन है, याद रखना, सुमित्रा नंदन पंत का कथन है। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, अवधि और ब्रज में निम्नलिखित वैषम्य मिलता है, यानी समानता क्या है, देखते हैं वैषम्य। सबसे पहला है कि अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी से जबकि ब्रज का संबंध पश्चिमी हिंदी से। तो पहला तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन सही है। अब पहले से देखते हैं, पहला सम्य है, दूसरा भी सम्य है, एक को छोड़ के, तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं क्या है कि अवधि में अ औ स्वर का उच्चारण ऐ औ के रूप में होता है, ये भी सही है। ठीक है, किंतु ब्रज में ये स्वर अ औ के रूप में उच्चारित होते हैं, ये भी सही है। तीसरा है कि ध्वनि के स्तर पर अवधि आकारांत है जबकि ब्रज उकारांत है। ठीक है, तो याद रखना कि ब्रज जो है, ब्रज भाषा उकारांत नहीं ओकारांत है। क्या है? ओकारांत। ओके बेबी, ठीक है, ओकारांत है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, तो तीसरा गलत हो गया। अवधि में क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण की प्रवृत्ति अधिक है, ब्रज में कम है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, वो भी गलत है, क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण कम होता है इसमें। अवधि में पुल्लिंग संज्ञा पदों व
परसक जुड़ने की प्रवृत्ति मिलती है, जबकि ब्रज में प्रायः ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 5 इसका उत्तर सही है। ठीक है, ये 1-2 प्रश्न मैंने उठाए थे प्रीवियस ईयर के। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि बघेली बोली के अन्य 2 नाम हैं लरिया और खलताई भी, तथा डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। तो याद रखना पहला ऑप्शन गलत है, ये पहला असत्य है, दूसरा इसका सत्य है उत्तर। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये जो लरिया और खलताई जो बोली हैं वो बघेली की नहीं है, छत्तीसगढ़ी की बोली हैं। याद रखना किसकी हैं, छत्तीसगढ़ी की बोली है। इंपॉर्टेंट है, सारी बातें मैं बता के चलता हूँ। छत्तीसगढ़ी की बोली है, इंपॉर्टेंट, बाकी सही है। यह घटनात्मक काव्य नहीं वर्णनात्मक है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा यह कथन किस रचना के संदर्भ में कहा गया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसमें घटना नहीं वर्णन की बात हुई है। किस रचना के बारे में है? तो याद रखना बीसल देवरासो 1212। ठीक है, रचना 1200, अच्छा इसमें नहीं है, 1212 तो दूसरा है। तो बीसल देवरासो जो कि नरपत नाल की रचना है। ठीक, आपको पता है कि ये किसकी है? नरपत नाल की है। ठीक है, इसमें 4 खंड हैं बीसल देवरासो में, और इसकी जो नायिका है वो राजमती है। सबको पता है किसकी है? राजमती है, इंपॉर्टेंट है। चलो, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सभी को पता है उदासी कौन थे भाई? श्रीचंद थे। प्रवर्तक कौन थे? श्रीचंद थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाओं का सही क्रम आपको बताना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाओं का सही क्रम बताना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल और एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, कोई मेरे साथ चले। बताएं इसका उत्तर। देखो, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाओं का सही क्रम, अब इसका सन में देखता हूँ जरा, कि काठ की घंटियाँ जो आया था वो 1959 में आया था। बांस का पुल का समय है 63। एक सूनी नाव हमारी 1966 में आती है। गर्म हवाएं हमारी आती है 69 में। याद रखना, कुआनो नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है जो कि 1973 में आती है। जंगल का जो दर्द है वो आता है 76 में। जंगल का दर्द 76 में। खूंटियों पे टंगे लोग, इसका समय है भैया 82। और कोई मेरे साथ था, इसका समय है 85। अब देख लो, यही हमारा सही हो सकता है कि काठ की घंटियाँ 59, बांस का पुल 63, एक सूनी नाव 66, गर्म हवाएं 69, कुआनो नदी 73, जंगल का दर्द 76, खूंटियों पे टंगे लोग 82, कोई मेरे साथ है, कोई मेरे साथ चले। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की संपूर्ण कविताएं हैं, जो कविता संग्रह हैं। आपको इतनी रचनाएं अगर याद हैं तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रचना ऑप्शन नंबर ए फॉर इसका उत्तर अहमदाबाद इसका उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं कि जब वेदना के आधार पर स्व अनुभूति में व्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक, विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति के विरुद्ध छायावाद की विशेषताएं हैं। ये कथन किसका है? बताइए, ये कथन किसका है? तो आपको पता है किसका कथन है? जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि रघुवीर सहाय ने एक बड़ा काम वह किया है कि उन्होंने कविता के पुराने प्रभामंडल से कविता को मुक्त किया है। उसमें कुछ अद्भुत अपूर्व की उम्मीद करने के बदले उसे सहज साधारण जिंदगी की छोटी छोटी घटनाओं और स्थितियों को आत्मीय साक्षी बनाया है। कथन किसका है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखना। ये कथन किसका है? मैनेजर पांडे का है कथन। किसका है कथन भैया? मैनेजर पांडे का है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा। आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संग्रह के लिए किसने लिखा है कि यह संग्रह जीवन में होने वाली आत्महत्याओं के विरुद्ध ही नहीं बल्कि साहित्य की हत्या करने वाली बीटनीकों और कवितावादियों के विरुद्ध भी है। मैनेजर पांडे, राम कुमार वर्मा या फिर रामचंद्र शुक्ल या फिर बच्चन सिंह ने। तो किसने लिखा है भाई? ये कथन बच्चन सिंह का कथन है, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यासों का उनके समय के अनुसार मिलान करना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखते हैं, देखो, अप्सरा का जो समय है वो है 1931, इंपॉर्टेंट। अलका का जो समय है वो है 1933 में। निरूपमा का जो समय है वो है 1936, इंपॉर्टेंट है भाई। कुल्ली भाट जो है ये है 1939 में। कुल्ली भाट। बिल्लेसुर बकरिया, इसका समय है 1942 में, याद रखना। तो A 2 4 3 5 1, ठीक है,
दो क्या नाम है, एक मिनट, अप्सरा तो ठीक है, अलका 33, हाँ 2 4 3 5। ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इसका उत्तर सही है। सूर्यकांत त्रिपाठी कविता की। मुंबई के निकट बरसोवा के मछुआरों की जिंदगी का यथार्थ एवं मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तो आपको कहना है कि गुरुजी बहुत अच्छा प्रश्न है, लहरें और मनुष्य। याद रखना कौन सा उपन्यास है, लहरें और मनुष्य। आगे बढ़ते हैं। कुंदन को रंग फीको लगे झलके इत अंगिन चारु गोरई। कुंदन को रंग फीको लगे झलके यति अंगिन चारु गोरई। और आखनी में अलसान चितौन में मंज विलासन की सरसई। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? बताना है, कुलपति मिश्र की हैं, मतिराम की हैं, या फिर भूषण की हैं, या फिर देव की हैं। तो आपको पता है ये पंक्तियाँ किसकी हैं? मतिराम की हैं। कुंदन को फीको लगे। आगे हैं, इनमें से कौन सी रचना लीलाधर जगूड़ी की है? इस यात्रा में दीवार पर खून से भय भी शक्ति देता है, रंग खतरे में है, नाटक जारी है। बताना है कौन सी है। तो आपको पता है कि इस यात्रा में इम्पोर्टेंट, इस यात्रा में है इनकी एक भय भी शक्ति देता है और नाटक जारी है। इम्पोर्टेंट 1 3 5 ये किसकी रचना है? तो लीलाधर जगूड़ी। ठीक है, आगे करते हैं कि ये बड़े तेजस्वी सनातन धर्म समर्थक, भारतीय संस्कृति की रक्षा के सतत अभिलाषी विद्वान थे। इनकी लेखनी में बड़ी शक्ति थी। जो कुछ ये लिखते थे बड़े जोश के साथ लिखते थे, इससे इनकी शैली बहुत प्रगल्भ होती थी। रामचंद्र शुक्ल ने एक कथन किस कवि के लिए कहा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मैंने कथन ढूंढा था तब जाके मिला है। तो किसके लिए हो सकता है? पंडित माधव प्रसाद मिश्र के लिए ये बात कही है। वेरी इंपॉर्टेंट। फणिसंध्या रेणु की कहानी और उनके समय के बारे में विचार करना है। ठुमरी 1957, आदिम रात्रि की महक 1967, अग्निखोर 70, एक श्रेवणी दोपहर की धूप, ठीक है, और अच्छे आदमी 1986। तो आपको बताना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है, इसका सही है भैया, केवल 2 4 5। देखो 1967 सही है, 1984 सही है, 1986 सही है। तो जो निकल के आते, देखो 1957 में नहीं थी, ये 1958 में थी ठुमरी। ठीक है, ठुमरी कब आई थी? 1958 में। और अग्निखोर जो है मेरे ख्याल से 59 या 71 के समय में आई, 59 में आई होगी। ठीक है, अग्निखोर। देखो ठुमरी 58 में नहीं, 59 में आई थी। ठुमरी आई थी 1959 में, और अग्निखोर जो थी वो 70 में नहीं थी, 73 में थी। ठीक है, ये इसका समय सही है, 1959 में। तो ठुमरी आई थी 1959 में। ठीक है, ठुमरी भाई 1959 में आई थी। अग्निखोर कब आई थी? 73 में आई थी। ये मैंने समय आपको देखो, तो ठुमरी का समय आपको याद रखना है 1959, आदिम रात्रि महके 67, ठीक है, अग्निखोर 70, एक सौड़ी दोपहर की धूप 1984, अच्छे आदमी 1986। हाँ चलो, तो इसका उत्तर कौन सा सही है? 2 4 5 सही है, ऑप्शन नंबर सी। सभी लोग अपना उत्तर भाई कमेंट में ज़रूर बताएं। अब मैं यही कहता हूँ कि ऐसी प्रकार से 10 पेपर आपको अभी बहुत कम ही शुल्क में 199 रुपये में मैंने किया आपके एग्ज़ाम तक होंगे। और 2 सेट में पेपर दूंगा जनवरी में, यानी पेपर के 3 दिन पहले 2 सेट ऐसे कराऊंगा जिसमें पूर्ण 150% होंगे। ठीक है, कि उसमें फर्स्ट पेपर भी इंक्लूड होगा। तो आप अपने 2 पेपरों में ऐसा मान के चलो कि बिल्कुल यूजीसी नेट का पेपर है। ठीक है, जैसा लेवल वहाँ होगा उसी प्रकार से यहाँ आपको मिलेगा। दूसरी बात कि मेरी टेस्ट सीरीज चल रही थी, अभी 1 महीने से चल रही थी। मैंने नवंबर में स्टार्ट किया था, 21 नवंबर को। ठीक है, तो अभी जितने पेपर हो चुके हैं वो जो है जो है अगर आप कोई लेते हैं, अभी मान लो कि किसी का मन हो कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूँ, ठीक है, तो आपको जितने पेपर कराए जा चुके हैं सभी पेपर टॉपिक वाइज से मिल जाएंगे। ठीक है, आप जो उसमें नंबर दिया हुआ है ऊपर नंबर पे संपर्क करें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताना है आपको। अंधायुक, शारदिया, कोर्ट मार्शल, मादा कैक्टस। ठीक है, तो बताना है कौन सा जो इसका सही अनुक्रम होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का बताना है।
तो याद रखना इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, शारदीय, अंधा एक मादा कैक्टस और कोर्ट मार्शल। इसका समय फिर बाद में देख लेते हैं हम लोग, हमको क्वेश्चन पढ़ना भी है। कौन सा निबंध यशपाल का नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो याद रखना न्याय का संघर्ष 1940 है, बात में बात 1950 है, देखा सोचा समझा चक्कर क्लब बुढ़ापा इनका निबंध नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, बुढ़ापा नहीं है। निम्नलिखित कथनों का सही अनुक्रम क्या होगा, नई कविता के प्रतिमान, कामायनी एक पुनर्विचार, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद का पतन। आपको बताना है कौन सा है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका सही है उत्तर, कि छायावाद का पतन, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता के प्रतिमान और कविता के नई प्रतिमान। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर बिल्कुल 100% सही है। तो 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन, आत्म परिचय 1988 किसकी आत्मकथा है। बहुत इंपॉर्टेंट आत्मकथा ये है, ठीक है, किसकी आत्मकथा है। तो याद रखना किसकी है, फणीश्वर नाथ रेणु की आत्मकथा है। किसकी है भैया, फणीश्वर नाथ रेणु की आत्मकथा है। नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, कथन किस कहानी से है। नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, कथन किस कहानी से है। दुलाई वाली, कानों में कंगना, परिंदे या फिर राजा निर्बंसिया। तो आप कहोगे, क्या कहोगे कि कथन ये कानों में कंगना का है, ठीक है। किसका है भैया, कानों में कंगना का है। आगे बढ़ते हैं। दुलाई वाली कहानी में आए स्थानों के नाम क्रम से लगाना है आपको। तो देखो, काशी, दशाश्वमेध घाट, गोदौलिया, कलकत्ता, आगरा, मुगलसराय, इलाहाबाद, या फिर दशाश्वमेध घाट, काशी, गोदौलिया, कलकत्ता, आगरा, मुगलसराय, इलाहाबाद। तो आप इसको पढ़ लेना। क्वेश्चन इसका जो उत्तर सही है वो ऑप्शन नंबर ए है। सबसे पहले काशी, फिर दशाश्वमेध घाट आता है, फिर गोदौलिया, फिर कलकत्ता, फिर आगरा, मुगलसराय, इलाहाबाद, सबसे लास्ट में इलाहाबाद आता है। परिंदे कहानी की पात्र जो मेरी है वो किस क्लास में पढ़ती थी, आपको बताना है। बहुत बढ़िया मैंने ये प्रश्न निकाला है। तो याद रखना वो दूसरी क्लास में पढ़ती थी। किस क्लास में, दूसरी क्लास में पढ़ती थी। किसने कहा था स्वतंत्रता या मुक्ति का प्रश्न जो समकालीन, यानी किसने कहा था जो कहानी है उसमें कि स्वतंत्रता या मुक्ति का प्रश्न जो समकालीन विश्व साहित्य का मुख्य प्रश्न बन चला है। निर्मल की कहानियों में प्रायः अलग अलग कोण से उठाया गया है। ये कथन किसने कहा था, आपको बताना है। तो किसने कहा था भैया, नामवर सिंह का कथन है। किसका है, नामवर सिंह का है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। कोसी का घटवार कहानी की वस्त ध्वनि में कौन सा कथन गलत है। खसखस ऊपर का पाठ था, छिछर छिछर मथानी चल रही थी, छप छप पैंट, खसर खसर चिड़िया चल रही थी। तो आपको बताना है कौन सा चल रहा। तो याद रखना कि खसर खसर चिड़िया नहीं चल रही थी, ठीक है, ऊपर का नीचे का पार्ट चल रहा था। तो खस खस ये सही है, छिछर छिछर चल रही है ये भी सही है। आपसे याद रखना पूछे जा चुका है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी का पात्र दिल फिगार के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। कि एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक के बैठा हुआ हंस रहा था। बी, वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और चांद देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में मासूमियत का दम भरते हैं। बहुत अच्छी। डी, दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर तुम मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। तो आप कहोगे कि गुरुजी मुझे तो सब अच्छे लग रहे, एक प्रश्न गलत है। यहाँ तक सही है, कटीले पेड़ के नीचे दामन चाके बैठा जरूर था पर रो रहा था ना कि हंस रहा था, ये मैंने शब्द हटाया था। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इसका उत्तर सही है। ईदगाह कहानी का पात्र हामिद की कौन सी विशेषता नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। याद रखना कि वो 3-4 साल का गरीब लड़का था, मोटर के नीचे से आने से बचता है। मेले जाते वक्त उसके पास 3 पैसे थे। हामिद का चिमटा बहादुर रुस्तमे हिंद है। गरीबी के कारण वह समय से पहले ही परिपक्व हो जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा क्वेश्चन इसका गलत है, याद रखना। तो याद रखना ए ही ऑप्शन इसका गलत है क्योंकि 4-5 साल की बात होती है इसमें, न कि 3-4 साल की। ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद गलत है। अगला क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर साधारण नारी की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती हैं। बहनें, माता, पत्नी के एक साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। उनकी शैली में वही अकृत्रिमता और स्पष्टता है जो उनके जीवन में है। कथन किसका है, मुक्तिबोध, नगेंद्र रामचंद्र चतुर्वेदी या फिर गणपति चंद्र गुप्त। तो आप कहोगे कि ये कथन मुक्ति बोध का है।
इम्पोर्टेंट। धूमनगंज, याद रखना, धूमनगंज स्थान किस कहानी में आया? ईदगाह, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ठीक है, कोसी का घटवार या पिता। तो आप कहोगे कि ये जो कथन मुझे देखा था वो पिता कहानी से था। किस कहानी से था भैया? पिता कहानी से। इम्पोर्टेंट। महंत बच्चा दास, महंत बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, देख कुछ बिच्छा उच्छा मिले तो किसको भोग लगे? तो आप कहोगे कि राम जी को, ठाकुर जी को, या फिर सीता जी को, या राधा जी को। तो आपको कहना है किसको? ठाकुर जी को भोग लगे। किसको? ठाकुर जी को भोग लगे। इम्पॉर्टेंट है। चाणक्य द्वारा गए कथनों को क्रम से लगाना है आपको, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला है कि मेरे पास पानी में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। आप क्रम से लगा पाएँ या ना लगा पाएँ, इससे मतलब नहीं है। मतलब जो है आपको दिखता है वो ये है कि इन क्वेश्चनों, आप ऑप्शनों को जरूर ध्यान में रखें कि चाणक्य के ही कथन है। अगला दूसरा ऑप्शन है कि यह मेरी समझ में नहीं आता, मैं कुत्ता, साधारण युवक और इंद्र कभी एक सूत्र में नहीं बन सकता। कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, इंद्र इंद्र ही। सुनो वर रुचि, मैं कुत्ते को कुत्ता ही बनना चाहता हूँ। नीचों के हाथ में इंद्र का अधिकार, चले जाने से जो सुख होता है उसे मैं भोग रहा हूँ, तुम जाओ। कथन ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। जब काली घटाओं से आकाश घिरा हो, रह रहकर बिजली चमक जाती हो, पवन स्तब्ध हो, उमस बढ़ रही हो, आषाढ़ के आरंभिक दिन हो, तब किस बात की संभावना करनी चाहिए? सबसे पहली बात, ये मैंने इसलिए कथन रखा है क्योंकि आपको ना लगे कि आषाढ़ का एक दिन नाटक से कथन है, ठीक है। पौधे अंधकार में बढ़ते हैं और मेरी नितलता भी उसी भांत विपत्ति तब में लह रही होगी। समझदारी आने पे यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है तब तक पोल कुमला जाते हैं। तो याद रखना है, जैसे हमने पढ़े हैं सभी के सभी कथन क्रम से ही थे, 1 2 3 4 5। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठे घूंट भर पी लूं जो रस तू है लाया, मेरे प्याले में मद बनकर कब तू छली समाया। कि यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं जो रस तू है लाया। फिर कि मेरे प्याले में बद मद कर कब तू छली समाया, जीवन वंशी के छिद्रों में सुर बन कर लहराया, पल भर रुकने वाले कह तो पति कहाँ से आया, नाटक में यह गीत किस अंक से आया। वाह! तो बताना है किस अंक में ये गीत है, तो आपको बताना है कि ये गीत दूसरे अंक में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंदूर की होली नाटक की पात्र मनोरमा के बारे में कौन सा कथन सही है बताना है। देखो, विधवा है जिसकी उम्र 19 वर्ष है, इंपॉर्टेंट। 9 वर्ष में विवाह हुआ था, 11 वर्ष में विधवा वैधव्य को झेल रही तर्कशील नारी पात्र है। यह कला की पुजारी है और संपूर्ण नाटक मिश्र जी ने इसी पात्र के द्वारा पश्चिमी भारतीय सभ्यता में अंतर के साथ प्रेम विवाह, तलाक, कला, शिक्षा और कानून आदि का संवाद करा है। देखो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर सही है, ठीक है। अब याद रखना, विधवा है जिसकी उम्र 19 वर्ष है। 19 तो नहीं थी उसकी उम्र, 18 या 20 की समथिंग उम्र थी इसकी, 20 या 18, 20 होगी या फिर 18 होगी, ठीक है। 18 या 20 में मैं कंफ्यूज हूँ, थोड़ा देखना पड़ेगा। 18 या 20 में कोई इसकी उत्तर थी। 9 वर्ष में विवाह हुआ था, नहीं 10 वर्ष में शायद विवाह हुआ था। 11 वर्ष में विधवा वैधव्य को जेल, नहीं 10 वर्ष में, ठीक है। तो ये ए बी वाले तो सी आपके गलत हैं, मुझे जहाँ तक मालूम है डी वाला इसका उत्तर एकदम कन्फर्म है, ठीक है। इसका सिर्फ फैक्ट्स देखना पड़ेगा, देख लेना आप लोग जरूर इसको, ठीक है। अंधा युग नाटक के अंकों का सही क्रम क्या है आपको बताना है। अरे ये सब लोग जानते हैं। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामाकर्षक, पंख पहिए और पट्टियाँ, गांधारी का साप, विजय, क्रमिका आत्महत्या, प्रभु की जो है मृत्यु। तो आपको बताना है, देखो मैंने एक ट्रिक बताई थी कि कौरव पशु थे जो अश्वत्थामा का अर्ध सत्य न समझ पाए, गांधारी ने साप दिया और विजय हो गया। तो याद रखना, कौरवी ऑप्शन एक सही है। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, पंखे, पहिए और पट्टियाँ, फिर गांधारी का साप, विजय, एक क्रमिक आत्महत्या, प्रभु की मृत्यु। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से देवसेना के कथन कौन से हैं, आपको बताना है कौन से देवसेना के कथन है। कि विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा, कभी नहीं। वीरों का भी क्या ही व्यवसाय है, क्या ही उन्नत भावना है। आगे बढ़ते हैं। कि पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, विजय आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे ही जाते हैं।
ये भी है। नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब चाहिए, परंतु एक वस्तु और चाहिए पुरुष की वशीभूत करने के लिए, धोखे की टट्टी। ठीक है, ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। याद रखना, इसका जो उत्तर है बी और सी, याद रखना बी और सी देवसेना के कथन हैं। विजय पवित्रता की माप मलिनता है, नए ढंग के आभूषण ये हैं, वो विजय का क्षणिक उल्लास विजय का है। ठीक है, और हाँ ये तो खैर नहीं, ऊपर वाला जरूर है। ठीक है, पात्र का कौन सा जोड़ा सही उनकी विशेषता के साथ में आपको बताना है। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा मैंने कथन रखा है, लगभग मैं सारी बात इसमें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले अरविंद एक मध्यवर्गीय प्राइवेट कॉलेज का अध्यापक है, सही है। यदु अरविंद का साथी, मित्र और शिक्षक, ये भी सही है। प्रेसिडेंट राजकुमार का बाप है, शिक्षा का व्यवसाय करने वाला है। राजकुमार प्रेसिडेंट का बेटा है। प्रिंसिपल 60 वर्ष का व्यक्ति है और प्रेसिडेंट का चाटुकार है। ठीक है, विमलेंदु अरविंद का मित्र अध्यापक जिसकी हत्या हो चुकी है। ठीक है, और चंदू 21 वर्ष का लड़का है, अरविंद का चहेता शिष्य जिससे नकल का झूठा आरोप लगाकर कॉलेज से निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अनुराधा चंदू की प्रेमिका है जिस पर राजकुमार बलात्कार का प्रयास करता है, अंत में आत्महत्या करते हैं। प्रेसिडेंट चंदू की नकल करते पकड़ने वाले अध्यापक सुदीप अरविंद का बेटा। ठीक है, देखो कि उसकी उम्र 21 नहीं थी, उम्र तो गलत है इसकी। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो चंदू को नकल करते पकड़ने वाले अध्यापक, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, तो उत्तर इसका ए ही सही है, बस ए वाला ये 9 ऑप्शन इसका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बाकी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। महाभोज नाटक के बारे में कथनों पर विचार करना है, ये देखना है आपको। महाभोज नाटक किसका प्रकाशन 1983 में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें 11 दृश्य, ये भी सही है। आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति तथा अपराध की गठजोड़ का जो चेहरा आम जन के सामने आया, उसका स्पष्ट एवं व यथार्थवादी चित्रण इस नाटक में किया गया, ये भी सही है। इसकी प्रथम प्रस्तुति राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंग मंडल द्वारा मार्च अप्रैल 1982 में हुई। निर्देशक अमाल अलाना थे, एलाना नहीं, अमाल अलाना थी। तो इसका प्रकाशन जो था, ठीक है, तो इसका प्रकाशन हुआ था 1982 में, ठीक, ना कि 83 में, याद रखना 1982। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इसका सही है, 2, 3, 4, 5 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बकरी नाटक में अनेक रूपगत परिवर्तनों और परिवर्धनों के लिए लेखक ने इनमें से किसी कृतज्ञता नहीं प्रकट की है। कुमारी ज्योति देशपांडे, याद रखना, भानु भारती, कविता नागपाल और श्री ओम शिवपुरी, याद रखना, इनके लिए कृतज्ञता नहीं प्रकट की है इन्होंने। ठीक है, ये तो इसके क्या नाम है, निर्देशक ही थे। अब हमारे निबंध चालू होंगे कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। निबंध में लड़कों को बिगाड़ने वाला साहित्य किसे माना गया है। मीर हसन की मसनवी, इंद्र सभा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको कहना है कि दोनों ही, इन दोनों को माना गया है। ठीक है, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कि ए है नेशनल एंथम गॉड शिव दे क्वीन, ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे, कथन सत्य है। ठीक है, 2 जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ। अच्छा, महारानी ने एक नया पद नियुक्त किया था, आर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर नाम था। यह निबंध महाप्रसाद द्विवेदी का है। तो आप कहोगे कि गुरुजी महाप्रसाद द्विवेदी का तो नहीं है, यह है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का, और 2 जनवरी को दरबार नहीं 1 जनवरी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए और सी इसका उत्तर सही है। और हमको दिख रहा है कि ए सी डी कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी, पर यहाँ से डी कट जाएगा, तो इसका उत्तर ए और सी बच जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से वाक्य नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। देख रहे हो विनोद, प्रश्नों को देख रहे हो, लेवल देख रहे हो आप लोग। एनटीए क्या लेवल बना पाएगी, एनटीए हमसे खतरनाक पेपर नहीं बना पाती, इतना हमेशा याद रखना। हमसे खतरनाक पेपर उसके बस की बात नहीं है कि जब बना पाए। कि इनमें से कौन से वाक्य नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से हैं।
धातु के हथियार बनाए गए, बिल्कुल सही है। लोहे के अस्त्र व शस्त्र वाले विजयी हुए थे, ये भी सही है। देवताओं के राजा ने मनुष्यों से सहायता ली थी, ये भी सही है। आर्यों के पास पत्थर के अस्त्र और हाथी थे, ये भी सही है। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर राक्षस हारे। नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। प्रकृति नाखून जलाती है, मनुष्य नष्ट करता है। नाखून को बर्बर युग का अवशेष माना गया था। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा उत्तर सही है। तो याद रखना सभी, तो इसका सभी कह सकते हो, इसमें तो 2 ऑप्शन मिल गए। ठीक है, इसमें सभी भी कह सकते हो उत्तर सही है, और ये भी सही है, 2 ऑप्शन सही हैं। ठीक है, धातु के हथियार बनाए गए थे, लोहे के अस्त्र शस्त्र वाले विजयी हुए थे, ये भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कविता क्या है, निबंध के अनुसार कौन से कथन सत्य हैं। आपको बताना है कि कविता क्या है निबंध के अनुसार। देखो, कविता मनोवेगों को उत्तेजित करने का एक उत्तम साधन है, सही है। यदि क्रोध, करुणा, दया, प्रेम आदि मनोभाव मनुष्य के अंत से, कर्ण से निकल जाए तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, केवल मन हमें कार्य करने के लिए उत्तेजित नहीं करता, काम करने के लिए बुद्धि ही हमको उत्साहित करती है। मनुष्य प्रकृति को जागृत रखने के लिए ईश्वर ने कविता रूपी औषधि बनाई थी। देखो, इसका तीसरा उत्तर नहीं है, केवल जहाँ शब्द आ जाए ना बस वो समझ लो गलत है। बाकी 1, 2 और 4 इसका उत्तर सही है। ठीक है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा निबंध की पंक्तियों का सही क्रम क्या है। मेरी सीता के भीजे सिनरुआ, मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटकुआ त राम घलो। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटकुआ, मेरे सीता के भीजे सुनरुआ। ठीक है, तो इसका BC ऑप्शन नंबर उत्तर इसका हो जाएगा बाबू BC, A और D। ठीक है, तो B मेरे राम का भीजे मुकुटवा, C लक्ष्मण के पटकुआ, सीता के भीजे सुनरवा, और D का तो राम घर लौटी हैं। तो ऑप्शन नंबर जहाँ मिल जाए BC, AD, ऑप्शन नंबर हमको B में दिख गया, बस इसी को मिला दो। ठीक है, समझ आ रहा है। आगे, उत्तरा फाल्गुनी निबंध के अनुसार जरा और जड़ता का आगमन तुरंग जब दूर से ही नहाता तो वह कौन सी आयु होती है। 30 से 45 की होती है, 42 से 44 की होती है, 40 से 45 या 45 की बात की है। तो याद रखना ये उम्र है भैया 42 से 44 की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। शिव मूर्ति निबंध में किस कवि का उल्लेख हुआ। क्या बात है, गजब गजब लाइन मैंने दी है। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, बिहारीदास। तो आपको कहना है कि किसका हुआ है, कबीरदास की लाइन आई है। संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कौन सी रचना का उल्लेख नहीं हुआ है। देखो, जितनी रचनाएं थी मैंने सब रख दी हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले रचना का उल्लेख नहीं हुआ। साहित्य का मर्म आया है, हिंदी साहित्य की भूमिका है, विचार वितर्क, हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध संकलित आया है, अशोक के फूल है, प्राचीन भारत के कला विकास परिवर्धित नाम था इसका, नाम प्राचीन भारत के कलात्मक निबंध था इसका। सब पूरे पॉइंट रख दिए हैं। मेघदूत एक पुरानी कहानी ये भी थी, विचार प्रवाह जनता का अंतः स्पंदन संकलन ये भी है, परंपरा आधुनिकता, ललित मीमांसा केवल 5 ही निबंध पूरे हुए थे, बाण भट्ट ज्ञातम कथा, चार चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, कल्पलता। याद रखना कि इसमें ऑप्शन नंबर N, क्योंकि कल्पलता का उत्तर इसमें नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 है इसका उत्तर, कल्पलता का वर्णन इसमें नहीं है। ठीक है, ये हमेशा याद आपको रखना है। ठीक है, जो अटल है वह टल नहीं सकती, जो होनहार है वह होकर रहती। यह पंक्ति शिव शंभू के चिट्ठे से किस शीर्षक से उद्धृत है। तो आपको कहना है कि आशा कांत वैसराय का नहीं है, इस सीधी बात श्रीमान का स्वागत है। ठीक है, नागार्जुन की कविता कालिदास में आए हुए पौराणिक नामों का कविता के अनुसार सही क्रम बताना है। इंदुमती अज शिवजी कामदेव रति अवच, इंदुमती की मृत्यु शोक से अज रोया, तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलो ना, अज रोया या तुम रोए थे। फिर क्या है, शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई क्या है, शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सुखी सौमिदासम, नाम कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुनिया सूखा, तुमने ही तो दृग धोए थे। तो लास्ट में आता है रोया या छिया तुम रोई थी। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए ही इसका उत्तर है। पंक्तियों में जो नाम आए थे वो ये है इसका उत्तर, वेरी इंपॉर्टेंट।
नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है, कविता के अंशों का कविता के अनुसार सही क्रम क्या है? बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पे, बादल को गिरते दे। तो आप पहले नंबर तो एक अब इसमें पकड़ सकते हो आराम से, क्योंकि बादल को घिरते देखा सबसे पहली लाइन है, तो 1 2 4, तो पहले बादल को घिरते देखा है, फिर हंसों को तिरते देखा है, ठीक है। उसके बाद 4 प्रणय कलह छिड़ते देखा है, फिर 3 अपने पर चिढ़ते देखा है, फिर 5 गरज गरज भिड़ते देखा है, फिर छठा बंसी पर फिरते देखा। ये आप नोट कर लो, इससे बाहर नहीं एग्जाम में पूछा जाएगा अगर पूछता है तो। फिर भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के घने जंगल, कविता के अंशों का कविता के अनुसार सही क्रम बताना है। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल। तो सबसे पहले कष्ट से, सबसे पहले सतपुड़ा के घने जंगल, ये भी इसका उत्तर एक ही है, तो सतपुड़ा के घने जंगल, फिर ऊँघते अनमने जंगल, फिर लताओं के बने जंगल, कष्ट से सने जंगल, कंप से कनकने जंगल, ठीक वैसे घने जंगल, लताओं के बने जंगल। ए फॉर अहमदाबाद इसका उत्तर सही है। मुक्तिबोध की कविता भूल गलती में, इसमें किसका वर्णन नहीं हुआ? समझ रहे हो? शायर और सूफी का, अल गजाली का, इब्न सिन्हा का, अलबरूनी का, या फिर कवि का, किसका नहीं वर्णन हुआ है? तो याद रखना इसमें कवि का वर्णन नहीं हुआ है। किसका वर्णन है भाई? इसमें कवि का वर्णन नहीं हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। धूमिल की कविता नक्सलवाड़ी की पंक्तियों का सही क्रम क्या है? सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो, ठीक है। जंगल से जिरह करने के बाद उसके साथियों ने उसे समझाया कि भूख का इलाज नींद के पास है। तीसरा, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। चौथा, मगर इस बात से वह सहमत नहीं था, विरोध के लिए सही शब्द टोलते हुए उसने पाया कि वह अपनी जुबान से वाइन की जांघ पर भूल आया है, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा इसका 1 2 4 3 उत्तर इसका भी है 1 2 4 और 3। तो आप 1 2 4 3 यहाँ तक सही। सबसे पहले सहमति, फिर जंगल से जिरा, फिर हमारा मगर इस बात से असहमत नहीं था, और तीसरा है वह मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आय उतारी, फाटक दई कर हाटक मांगत भवरे निपट सुधारी। उक्त पद में प्रयुक्त फाटक शब्द का अर्थ क्या है? आपको फाटक शब्द का अर्थ बताना है। किसका? फाटक शब्द का। तो याद रखना, अनाज फटकने से निकलना हुआ जो कदन होता है, यानी अन्न होता है, वो जो होता है अलग किया जाता है, उसी को कहते हैं फाटक, ठीक है। इन पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है आपको। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाने को सयानप बाक नहीं। तो अति सुधो स्नेह के मार्ग है, तो ये पंक्ति घनानंद की है, आप लोग को देखते ही पता चल जानी चाहिए। किसकी है? घनानंद की। तो पांचवा किसमें मिल रहा है? 5 2 में मिल रहा है, 5 3 तो क्लियर हो गया। उसके बाद 1 और 2 में देखना है। साज चतुरंग वीर रंग में तो रंग चढ़ी, सरजा शिवाजी संग जीता न चलत है। तो ये भी पंक्ति भूषण की हो गई। तो ऑप्शन ए का हमारा आ गया ये हो गया हमारे भिखारी भूषण। गुलगुली गिल में गलीचा है गुनीजन है, आगे की कवि रीज है तो कविताई न, तो राधिका कनाई सुमिरन को बहाने हैं। ई तो पंक्ति भिखारी मुझे लग रही है पद्माकर की। तो ऑप्शन नंबर इसका उत्तर जो है वो है डी। ऑप्शन नंबर इसका डी है उत्तर, याद रखना डी उत्तर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नागमती वियोग खंड के पहले पद में नागमती चितौर पथेरा, किसका वर्णन इसमें नहीं हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका वर्णन नहीं हुआ। यानी जो देखें, नागमती चितौर पथेरा प्यूज गए किन पून न खेरा। तो याद रखना पून न फेरा, यानी नागमती चितौर पथेरा, कि नागमती उस चित्तौड़ के रास्ते को देख रही हैं, उधर से कोई वापस नहीं आया है। तो इसी के चलते उनकी बात मन में ये निकल के आती। इसमें कौ किसका वर्णन नहीं किया? भाई राजा बलि आए हैं, अक्रूर आए हैं, वामन अवतार आया है, राधा का नाम इसमें नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। आगे आगे बहिना आई, पाछे पाछे भैया, दांत निकाले बाबा आए, बुरका ओढ़े मैया। इस पहेली का अर्थ क्या है? भुट्टा, चक्की, प्याज, नारियल। तो आपको बताना है कौन है? भुट्टा है। अरे भाई मेरे में लाइट कम हो गई, ठीक है। आगे, गोकुल सबे गोपाल उदासी, जोग
जोग अंग साधत जे उधोते सब बसत ईसपुर काशी, यद्यपि यद्यपि हरितम। तो इसी पंक्ति को आप पढ़ना है कि इस पंक्ति के बारे में विचार करना है, ठीक है। और विचार करने के लिए हमको थोड़ा सा फीट चाहिए। तो इसके बारे में बताना है आपको। देखो, राग केदार शैली में लिखा गया है, ठीक है। किस शैली में लिखा गया? राग केदार में। योग के 8 अंग बताए गए इसमें, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ठीक है, प्रत्याहार, धारणा, और क्या है, न्याय, ध्यान, समाधि का अलंकार, श्लेष इसमें, और वक्रोक्ति अलंकार है इसमें। इस पूर्व का अर्थ कान्हा की नगरी से है। योग का केंद्र रहने के कारण गोपियां उद्धव को काशी जाने के लिए कहती हैं। अंतिम पंक्ति में निवृत्ति से प्रवृत्ति मार्ग की विशेषता बताई गई है। देखो, सभी लाइनें तो इसमें सही हैं, ठीक है, पर ऑप्शन नंबर ए सही है इसका उत्तर। याद रखना, इसमें जो है इसमें ईसपुर का अर्थ कान्हा की नगरी नहीं है, शिव की नगरी का है, ठीक है। याद रखना, ए पॉइंट इंपॉर्टेंट, बाकी सभी सही हैं इसके उत्तर। निहाय चंद मोदी, आगा हसन जान किस उपन्यास के पात्र हैं? गोदान है, मैलांचल, देवरानी जेठानी की कहानी, या फिर परीक्षा गुरु, ठीक है। तो किस उपन्यास के पात्र हैं भैया? परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्र हैं, ठीक है। किसके पात्र हैं? इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन गोदान उपन्यास का नहीं है? धनी कौन होता है? इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ बना सकता है, ये भी है। जब दूसरे के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में कुशल, भी सही है। वह दृढ़ था जिसे विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग के पकड़े हुए सागर को पार कर रही थी, ये भी कथन इसी का है, ठीक है। दृढ़ता में जो एक प्रकार की दूरदृष्टा होती है, वह निर्ता जो तकाजे, गाली और मार से भयभीत नहीं होती, उसने उससे प्रोत्साहित किया। वर्षों से जो साधन मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया, भी सही है। आशा में कितनी मुक्ति है? भाई, मुक्ति की बात नहीं, आशा में कितनी सुधा है, ठीक है। इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर ई फॉर एलिफेंट, ठीक है। द्वैस का मायाजाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फांसता है, छोटी मछलियां या तो उसमें फंसती नहीं है या तुरंत निकल जाती हैं। उनके लिए वह घातक जल कीड़ा की वस्तु है, भय की नहीं। कथन किस उपन्यास से है? आपको बताना है। तो याद रखना, ये भी उपन्यास गोदान का ही कथन है। आगे बढ़ते हैं। उपन्यास और उपन्यास के कथनों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले ज्ञान नहीं है, कोलू है, मानस का हंस से है। चिंता में निमग्न मनुष्य अंधा होता है, बाणभट्ट की आत्मकथा। जवानी की सुंदरता आग लगाते और बुढ़ापे की सुंदरता स्नेह बरसाती है, मैलांचल का कथन है, ठीक है। आगे, स्त्री अपनी शोभा अपने से बढ़कर पुरुष को पाने में ही समझ लेती है, झूठा सच का कथन है। तो याद रखना, ये जो कथन है ऊपर ऑप्शन नंबर, ये भी कहाँ का है? गोदान का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर नहीं, मानस का हंस ये नहीं, गोदान से कथन है। आगे बढ़ते हैं। और रामदत्त किस उपन्यास का पात्र है? आपको रामदत्त उपन्यास बताना है कि किस उपन्यास का पात्र है, तो बता देना है, कहना है कि ये मानस का हंस उपन्यास का पात्र है। तमस उपन्यास के पात्र मेहता जी कितने वर्ष जेल रहकर आए थे? तो याद रखना, कितने वर्ष आए थे? 16 वर्ष जेल में रहे थे। राग व्यापारी उपन्यास में इनमें से कौन सा मुहावरे का प्रयोग नहीं किया गया है? तन पर नहीं लगता पान खायल बत्ता किया गया है। हर साग पर तोता बैठा है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, आग खाएगा तो गार हगेगा, मुंह में राम बगल की छुरी। तो याद रखना, यहाँ पे जो है पंक्ति तो है, हर साग पर तोता नहीं, हर साग पे उल्लू बैठता है। क्या बैठता है? उल्लू बैठता है। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा। कुन्नी किस उपन्यास की पात्र है? आपको बताना है कि कुन्नी किस किस उपन्यास की पात्र है कुन्नी। तो याद रखना, ये आपका बंटी जो है उसका उसी का पात्र है कुन्नी, इंपॉर्टेंट है। भरत मुनि द्वारा उल्लिखित काव्य दोष के 10 भेदों में कौन सा नहीं है? गुणार्थ, एकार्थ, अर्थहीन, सम, बताइए। तो सम नहीं, विषम है, सम नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। काव्य दोषों में इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? आपको बताना है। तो उद्योग जन को दोषा, अग्निपुराणकार। गुण विपर्य आत्मनोः दोषा, आचार्य वामन। दोष स्त्रह या कर्ष का, आचार्य विश्वनाथ। मुख्यार्थ निर्दोषा रसस्य ये सब पंक्ति किसकी है? तो भरत मुनि की नहीं है, मम्मट की होगी, ठीक है। किसकी है? मम्मट की हो सकती है, उनकी नहीं है फिलहाल। आचार्य आनंद वर्धन ने विभिन्न काव्य तत्वों का औचित्य रस के साधन रूप में विवेचित किया।
उनका रसानुकूल प्रयोग ही उचित माना। इन्होंने औचित्य का विशद उल्लेख करते हुए उनके 6 प्रकार बताए, इनमें से कौन सा नहीं है? रसोचित, संघटनोचित, अलंकारोचित या फिर प्रबंधोचित या खंड काव्योचित। तो याद रखना कौन सा नहीं है इसका? खंड काव्योचित नहीं है, बाकी वो सारे भेद इसी के दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लिंट ब्रुक्स की रचनाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, तो कौन है भाई? सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग पोएट्री, मॉडर्न पोएट्री एंड रेजिस्टेंस, अंडरस्टैंडिंग फिक्शन द और द रिबेल रॉट, अंडरस्टैंडिंग ड्रामा लिटरेरी किट्सम। तो याद रखना सबसे पहला ही ऑप्शन सही है, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री, मॉडर्न पोएट्री एंड ट्रेडिशन, अंडरस्टैंडिंग फिक्शन द विल रॉट, अंडरस्टैंडिंग ड्रामा लिटरेरी किट्सम। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट कथन है, रचना याद रखना है क्लिंट ब्रुक्स की। काव्य भाषा रचना प्रक्रिया तथा कविता के संदर्भ में वर्ड्सवर्थ के विचार नहीं है, आपको बताना है। वर्ड्सवर्थ के विचार आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। देखो, गद्य और छंदोपद्य रचना के बीच ना तो कोई तात्विक अंतर है और ना हो सकता है, बिल्कुल है। कविता सभी प्रकार के ज्ञानों का प्रथम एवं अंतिम ज्ञान है, ये भी है। प्रत्येक कवि शिक्षक होता है, मैं चाहता हूँ या तो मैं शिक्षक बन समझा जाऊँ या कुछ नहीं, ये भी है। कविता प्रबल भाव का सहज उच्छलन है, ये भी लाइन है। साहित्यिक स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता की पुत्री है, ये भैया इनका कथन नहीं है। ठीक है, टी.एस. इलियट की आलोचना की विशेषताओं में शामिल है, आपको बताना है कौन सी शामिल? कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है। ठीक है, कविता आत्मगत अनुभूति की अभिव्यक्ति है। कवि काव्य का माध्यम है, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए और सी उत्तर सही है भैया, ये है और ये है। याद रखना, टी.एस. इलियट की आलोचना की विशेषता है। युग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी मां से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? परपीड़न रति ग्रंथ, इलेक्ट्रा ग्रंथ, आत्मगण ग्रंथ या फिर एडपिस ग्रंथ है? कौन सा है? तो इलेक्ट्रा ग्रंथ है। वो कौन से ग्रंथ है भैया? इलेक्ट्रा ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही है? वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध कृति बायोग्राफिया लिटरेरिया में कल्पना के सिद्धांत का विस्तृत विश्लेषण है, बिल्कुल है। सैमुअल टेलर कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ में गुरु शिष्य का संबंध था और कल्पना के संबंध में दोनों के मध्य का यह एक महत्वपूर्ण कारण है। तो सबसे पहली बात तो गुरु शिष्य तो नहीं थे। ठीक है, तो बी आपसे बी नहीं हो सकता है इसका उत्तर। क्या पूछा है? सही पूछा है ना। कॉलेज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में है, उसके बाहर नहीं। ये ऑप्शन सही है, बाकी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? अस्तित्ववाद, फ्रायडवाद, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद। ठीक है, या फ्रायडवाद, अस्तित्ववाद, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद। तो आपको कहना है कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, फ्रायडवाद, अस्तित्ववाद, संरचना। देखो, किसी को लगता है मैं जल्दी उत्तर बता देता हूँ तो आप लोग रोक के अपना उत्तर सही करें, मगर आपको पूरे 100 में से 70 क्वेश्चन सही करने हैं। नीचे दिए गए कथन अभिकथन और एक अपना कथन निष्कर्ष में बताना है कि गांधी जी के सभी धार्मिक विचार उनके निजी अनुभवों से निकले थे, इसलिए उनकी भाषा में वही वैदिकता और सच्चाई मिलती है जो उपनिषदों में दिखाई देती है, जो बुद्ध और ईसा तथा परमहंस रामकृष्ण के उद्गारों में भरी हुई है। फिर क्या है? आर क्या है कि गांधी जी ने धार्मिक सत्यों को खोजा नहीं, अपने जीवन में उनकी अनुभूति की थी। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में सबसे उत्तर बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, इंपॉर्टेंट है। आदिवासी साहित्य की अवधारणा को लेकर 3 तरह के मत हैं, इनमें से कौन सा मत नहीं है? आदिवासी विषय पर लिखा गया साहित्य आदिवासी साहित्य, बिल्कुल है। आदिवासियों द्वारा लिखा गया साहित्य आदिवासी साहित्य, ये भी सही है। आदिवासियों के तत्वों वाला साहित्य आदिवासी साहित्य, ये भी है। आदिवासियों द्वारा सुना गया साहित्य आदिवासी साहित्य, बिल्कुल नहीं है, सुना गया नहीं है, लिखा द्वारा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने दलित शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना? विवेकानंद, अंबेडकर जी या ज्योतिबा फुले या फिर अच्युतानंद को? तो आप कहोगे कि गुरुजी मैंने सुना है कि विवेकानंद को इन्होंने दलित शब्द का प्रथम प्रयोक्ता माना है। इनमें से कौन सा अस्तित्ववाद के प्रमुख सिद्धांत नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है बताना है। व्यक्ति का अस्तित्व बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। ठीक है, व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा के अनुसार जीवन जीना चाहिए, सही है। सुख की निर्थकता है, ये भी सही है। अस्तित्व का बोध खुशी हर्ष व जन्म के क्षणों में ही संभव नहीं, खुशी उसी तो बिल्कुल उसमें नहीं, कहीं नहीं। ऑप्शन नंबर ई फॉर कुछ भी हो सकता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? तो भैया काम वृत्ति है, अहम है, मनोविश्लेषण पद्धति है, पाठ संरचना नहीं है, ये विखंडनवाद की प्रवृत्ति है। किसकी है?
विखंडनवाद की है, इंपॉर्टेंट है। माटी की मूर्ति के पात्र बाल गोविंद भगत किस कवि के अनुयायी थे? याद रखना, इंपॉर्टेंट है। किसके हैं? तो कबीर दास के थे। किसके हैं भैया? कबीर दास के, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं कि भाव यदि मनुष्य की क्षुद्रता, दुर्भावना और विकृतियां नहीं बहा पाता, तब वह उसकी दुर्बलता बन जाता है। इसी से स्नेह, करुणा आदि के भाव हृदय बन सकते हैं और द्वेष, कोष के दुर्भाव उसे और अधिक दुर्बल स्थिति में छोड़ जाते हैं। ये कथन किस रचना से? बहुत इंपॉर्टेंट है। माटी की मूर्तें, ठकुरी बाबा, मुर्दैया या एक कहानी अभी। तो आपको कहना है कि ये ठकुरी बाबा से कथन है। किसमें है? ठकुरी बाबा में। स्त्री में अस्तित्व ही नहीं बल्कि मातृत्व भी होना चाहिए। जब तक वह भाव ना हो तब तक किसी से प्यार पालन कुछ भी संभव नहीं। कथन किस रचना से है? तो आपको तुरंत बोल देना है कि ये कथन जो है वो प्रेमचंद घर में कथन है। कहाँ से भैया? प्रेमचंद घर में है। ठीक है। जैसन कहत बाड़ा जोगी वैसन बाढ़त बाड़े रोगी बढ़ सतिया साहेबा राम। ये मुर्दैया के किस प्रकरण से है? मुर्दैया तथा स्कूली जीवन या फिर अकाल में अंधविश्वास, मुर्दैया के गीत तथा लोक जीवन, आजमगढ़ में फाका कसी। तो आपको कहना है कि मुर्दैया तथा स्कूली जीवन से है ये कथन। कहाँ से भैया? मुर्दैया तथा स्कूली जीवन। मेरा जीवन एक साधारण मनुष्य का जीवन है और इसे मैंने अपना सबसे बड़ा सौभाग्य और अपनी सबसे बड़ी प्रसन्नता का कारण बना है। मुझे फिर से इच्छा अनुकूल जीवन जीने की क्षमता दे दी जाए तो मैं अपना जीवन जीने के अतिरिक्त किसी और का जीवन जीने की कामना ना करूँगा। उसकी सब त्रुटियों, कमियों, भूलों, पछतावों के साथ ये कथन किस रचना की भूमिका से लिया गया है? इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद के घर में, ठकुरी बाबा, क्या भूलों का याद करूँ या फिर एक कहानी या भी। तो आपको कहना है कि ये कथन एक क्या भूलूं क्या याद करूँ से है। संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम अध्याय में किन विषयों पर चर्चा की गई? आर्य संबंध, भक्ति की प्राचीनता, हिंदू संस्कृति की पाचन शक्ति, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, या नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर आपको चयन करना है। तो इसका उत्तर जो ए और सी है, बिल्कुल इसका उत्तर बाबू कौन सा है? ए और सी सही है। यानी आर्य संबंध हिंदू संस्कृति की पाचन शक्ति सही है। आवारा मसीहा में शरद चंद्र का जन्म स्थान कहाँ दर्शाया गया है? देवानंदपुर, भागलपुर, बसंतपुर, कृष्णपुर। तो सभी लोग जानते हैं कहाँ हुआ था? देवानंदपुर। तो 90% दे दिए। अब आपके सामने आ रहा है ये गद्यांश। तो गद्यांश आप लोग पढ़ोगे अपने आप से। ठीक है। देखो मैं आराम से रोक देता हूँ, आप इसको पहले पढ़ लो। रोक के आराम से गद्यांश को पढ़ लेना। मैं इसके उत्तर आपको बता दूंगा। यहाँ तक गद्यांश हो गए। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, उसको पढ़ लेना, फिर आपको उत्तर देखना है। ठीक है। एक पढ़ लिए यहाँ से, पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर रोक सकते हो, पढ़ सकते हो। फिर आपको, क्योंकि आप मान के चलो कि आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको मैंने गद्यांश भी दे दिया है। ठीक है। तो याद रखना। अब देखते हैं। देखो, क्रोध उत्पन्न होता है कहाँ? अनुचित कार्य से। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्रोध का स्वभाव होता है, क्या होता है? चिड़चिड़ा, अस्थिर होता है। क्या होता है? चिड़चिड़ा, अस्थिर होता है। आगे बढ़ते हैं। क्रोध का मनोरोग क्या होता है? क्रोध का मनोरोग क्या होता है? लोक व्यवहार की भाषा में। कहाँ होता है बाबू? लोक व्यवहार की भाषा में। इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको बताना है असत्य कथन। तो क्रोध दंडिक होने से शांत हो जाता है। नहीं, क्रोध दंडिक होने से शांत नहीं होता है। ठीक है, सी ऑप्शन। क्रोध शांत नहीं होता। कैसे नहीं शांत होता है? चिड़चिड़ाने से शांत नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग इसको उत्तर मिला लेना। ठीक है। अब क्योंकि आपको ये देखना है कि 10 क्वेश्चन मैंने गद्यांश के भी दे दिए हैं ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो। ये इसको भी देखो, मैंने इतना तोड़ दिया, ये पूरा गद्यांश है, इसको पढ़ लो। डरिए मत, निर्भय होकर आगे बढ़िए। आगे बढ़ने वालों का पथ स्वयं खुलता जाता है। बाधाएं उनका कुछ नहीं बिगाड़ती, दुनिया उनका बंधन करती है। आगे बढ़ना अच्छा कर्म है, पीछे हटने में अपमान, पतन, दुख, अशांति है। इसलिए अच्छे काम करते रहें, बुरे काम से बचें। ईश्वर का संकल्प है सत्य, धर्म, नीति, न्याय, सत्कर्म का साथ देना और अधर्म, असत्य, अनीत, अन्याय को समाप्त करना। यह सृष्टि सत्य और धर्म के बलबूते पर गतिमान है। यदि हम ईश्वर द्वारा सौंपे गए कार्य को करते हैं तो सृष्टि का संतुलन बना रहेगा। यदि हम ईश्वर के कार्य को करने से डर जाएंगे तो सृष्टि में असंतुलन आ जाएगा जो इसके विनाश का कारण बनेगा। आपको बताना है तो ये कौन सा होगा? सत्कर्म का साथ देना और अन्याय को समाप्त करना, यह किसका संकल्प है? मनुष्य, ईश्वर, दुनिया या फिर सृष्टि का? तो किसका है भैया? ईश्वर का है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ईश्वर। सृष्टि में असंतुलन किसके विनाश का कारण बनेगा? सत्कर्म, अधर्म, ईश्वर या फिर सृष्टि का? तो किसका बनेगा? सृष्टि का। ठीक है।
यह सृष्टि किसके बल पर गतिमान है? तो याद रखना सत्य और धर्म पे। किस पे बाबू? सत्य और धर्म पे है। जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए क्या होना आवश्यक है? दुखी, निर्भय, अशांत या फिर अधर्मी? तो निर्भय होना उसमें इम्पोर्टेंट है, आप लोग ऐसे ही बता सकते हो। निर्भय यानी जिसके अंदर भय ना हो। जीवन पथ से पीछे हटने वालों को क्या प्राप्त होता है? तो आपको बताना है क्या है? अपमान होता है। क्या होता है भाई? अपमान। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात है कि जो शुरुआत में आपको एक नंबर मिला है, 90 से स्टार्ट है नंबर, ठीक है? 90 से नंबर स्टार्ट है, वो देख लेना। और मैं आपको 10 पेपर मैं कराऊँगा, ठीक है? इसी लेवल के पेपर होंगे जो कि ऑनलाइन तरीके से होगा। मैं चाहूँ तो आपको वो भी बता देता हूँ। कैसे? जैसे कि हमारा टेस्ट पेपर ऑनलाइन होता है। देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? देखो, अभी इस रूप में आपको ऑनलाइन पेपर होगा, जो कि मेरा देखो, अब आप देख पा रहे होंगे कि स्यूस नहीं दिख रहा? दिख नहीं रहा ना? हाँ, नहीं दिख रहा, ठीक है? यानी ऑनलाइन जैसे पेपर आपका होता है, उसी प्रकार से आपका पेपर इसमें कराया जाता है, ठीक है? तो शिव शंभू अभी मेरे निबंध खत्म होने वाले हैं। मैंने एक 14 नाटक पूरे-पूरे कराए हैं, लगभग में 70-70 प्रश्नों पे। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास कराया है, निबंध हमारे चल रहे हैं। और अब जो हमारे 10 सेट मैंने ऐसे सेट किए हैं पेपर के, जो संपूर्ण पेपर होगा, बिल्कुल जिस लेवल का आपने पढ़ा है मुझसे यूट्यूब पे, इसी लेवल का उसमें आपको 10 मॉडल पेपर होंगे। आपको ऐसा पता चल जाएगा कि 10 पेपर करने से कि हाँ, आपका सिलेबस की तैयारी किस प्रकार की है। तो अभी मात्र ₹199 इसकी फ़ीस है, ठीक है? आप ये 10 पेपर सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जब एग्ज़ाम हो जाएगा, तब आप दोबारा से जॉइन जब करोगे, तो एक मैं टाइमली पेपर का सेट करूँगा। आपके एग्ज़ाम तक पूरा टाइम टेबल बनाऊँगा कि कैसे-कैसे पढ़ना है, रोज़ कैसे-कैसे, या हर हफ़्ते या हर तीसरे दिन कैसे मैं टेस्ट लूँगा, ठीक है? वो सब मैं बताऊँगा आपके एग्ज़ाम होने के बाद, मगर पहले आप आपने 10 पेपर ये सेट एकदम से ज़रूर कर लें। अभी ये 10 कम से कम 1000 प्रश्न ये हो जाएँगे, और 2 सेट मैं ऐसे आपको कराने वाला हूँ, ठीक है? जिसमें 150 प्रश्न पूरे के पूरे मैं रखूँगा, कोशिश करूँगा डीआई विद, ठीक है? ताकि आपके 150 में 105, 106, 107 क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पेपर में। मेरे द्वारा बनाए हुए पेपर में आप 100 भी कर लेंगे अगर 150 में, तो वहाँ आपके 110 प्लस जाएँगे, ये मेरा वादा है। क्यों? क्योंकि उनसे तो मैं टफ ही पेपर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि अगर आप यहाँ टफ किए रहेंगे तो वहाँ आसान आराम से कर ले जाएँगे। आसान भी करवाता हूँ, ठीक है? और टफ भी करवाता हूँ, तो मैं बैलेंस बना के पेपर को चलना पड़ेगा। तो आइए, सभी लोगों का स्वागत है, जल्दी-जल्दी जॉइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसमें ये ज़रूर बता दें कि आपके प्रश्न कितने सही हुए हैं, ठीक है? ये कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताएँगे, और सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है?